लता, पिछली बार जब हम इस बाग में आए थे तो हमने प्रकृति की परी से पक्षियों के बारे में कितनी सारी बातें सीखी थी। चलो प्रकृति की परी को ढूंढते हैं, मुझे पक्षियों के बारे में और जानना है। हाँ रोहन, परी ने कहा था कि वो हमें कुछ और दिलचस्प बातें बताएगी। तुम वापस आ गए बच्चों, आज थोड़ा जादू देखोगे? हाँ। मैं तुमसे कुछ पहेलियाँ पूछूंगी। अगर तुमने सही सही पहचान लिया कि मैं किस पक्षी के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं उस पक्षी का आकार ले लूंगी। अरे वाह, इसमें तो बहुत मजा आएगा। पूछो परी। जब दुनिया सोए मैं जगता हूँ, वो जग जाए मैं छुप जाता हूँ। भूरे पंख और एक अनोखी कला, मैं पीछे तक गर्दन घुमाता हूँ। उल्लू। बिल्कुल सही। उल्लू ऐसा अनोखा पक्षी है जो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा लेता है। अब बताओ, सर पर ताज, चाल में बात, मैं भारत की शान हूँ। पंख मेरे हैं हरे और नीले, मैं बारिश की जान हूँ। मोर। सही पहचाना, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। बारिश के मौसम में मोर अपने पंख फैलाकर दिल खोल के नाचता है। अब कहो, पंख फैलाकर आसमान में ऊंचा मैं उड़ जाता हूँ। चूहे से कहना बचकर रहे, उनको झपट मार मैं खाता हूँ। चील। ये भी सही। चील की चोंच मुड़ी हुई होती है, जिससे उसको मांस को चीर कर खाने में आसानी होती है। एक और पहेली। सुंदर सफेद मेरे पर, झील का पानी मेरा घर, चपटी चोंच क्वैक क्वैक की आवाज, बूझो नाम होके निडर। बतख। सही कहा। बतख एक जलीय पक्षी है। पक्षी अलग अलग जगह रहते हैं, कुछ पानी में, कुछ घोंसला बनाकर, कुछ पेड़ के तनों में और कुछ हमारे घरों में भी। अब पूछो, मियाँ मिट्ठू कहकर मुझे पुकारे, मैं इंसानी आवाज में देता जवाब। लाल चोंच हरे पंख है मेरे, कौन हूँ मैं? करो हिसाब। तोता। सही कहा। तोता सिर्फ इकलौता पक्षी नहीं है जो इंसानी ज़बान में बात करता है। पहाड़ी मैना की बोली मनुष्यों से सबसे ज्यादा मेल खाती है। अच्छा बच्चों, अब आज की आखिरी पहेली। रोज सुबह मैं बांग लगाऊं, सोतों की नींद फौरन भगाऊं। लाल ताज कुकड़ों कू की आवाज, चोंच मार मैं दाना खाऊं। मुर्गा। वाह बच्चों, तुम तो बहुत सयाने हो। अब तुम्हें पक्षियों के बारे में खूब जानकारी मिल गई। अब ये पहेलियाँ जाकर अपने और दोस्तों से भी पूछना। आपका शुक्रिया परी, आपने हमें कितनी सारी पक्षियों से मिलवाया। हम मिले उल्लू, मोर, चील, बतख, तोता, मैना और मुर्गे से। और हाँ, पहेलियों के जरिए उनके बारे में कुछ अनोखी बातें भी जानी। हम आपसे दोबारा मिलने आएंगे। टाटा। आहा, आया याद। मैं बूंद चैप्टर 3 के बाद अब मिल रहे हैं। कैसे हो? वहाँ देखो, एक बगीचा है। चलो जरा उस बगीचे की सैर करते हैं। यहाँ माली काका पौधों को पानी देते हैं। देखो, इस उद्यान में फूल कैसे मुस्कुरा रहे हैं। पर ये क्या? सड़क किनारे जो फूल हैं, ये तो मुरझा गए। क्या तुम्हें पता है ऐसा क्यों हुआ? इन फूलों को पानी देने वाला कोई नहीं। ये इंतजार करते हैं बारिश का। ऐसे ही सड़क किनारे जो पेड़ तुम देखते हो, इन्हें भी हमेशा पानी नहीं मिलता। ये भी बारिश के इंतजार में रहते हैं। एक अच्छी बात बताऊं? आज बारिश आने वाली है।
आज ये बहुत खुश होंगे। अच्छा बच्चों, अब कहो, जानवर कहाँ से पानी पीते हैं? जंगल के जानवर तो नदी या तालाब से प्यास बुझा लेते हैं। यहाँ भी बारिश महत्वपूर्ण है, क्योंकि बारिश से ही तो तालाब, झील आदि भरते हैं। शहरी जानवरों को हमेशा नदी या तालाब नहीं मिलता, तो वो गड्ढे जैसी अन्य जगहों से पानी पीते हैं। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि तुम्हारे आसपास कुत्ते, बिल्ली और चिड़िया कहाँ से पानी पी रहे हैं? कितना अच्छा होना अगर हम अपने घर के बाहर एक बर्तन रख दें, जिससे पक्षी और जानवर आराम से पानी पी सकें। अरे अरे वाह, बारिश होनी शुरू हो गई। कितना सुंदर दृश्य है ना? आसमान की तरफ देखते हैं। जब बारिश होती है तो आसमान में कई बदलाव आ जाते हैं। नीला आसमान बादलों से ढक जाता है। जब बादल बरसने वाले होते हैं तो काले हो जाते हैं। कभी कभी तेज बारिश के साथ साथ आसमान में बिजली भी कड़कती है। और कभी कभी अगर बारिश के साथ सूरज भी आसमान से झांकने लगे तो इंद्रधनुष बन जाता है। बारिश आने पर पेड़, पौधे और जानवर तो खुश होते ही हैं, लेकिन क्या तुम सोच सकते हो साथ ही और किसे खुशी होती है? किसानों को। बहुत से किसानों की फसल वर्षा पर निर्भर होती है, लेकिन बारिश से कभी कभी परेशानी भी हो जाती है। क्या तुम सोच सकते हो कैसे? किसानों का ही सोचो बच्चों। अगर जरूरत से ज्यादा या बेमौसम बारिश हो जाए तो फसल खराब हो जाती है। बारिश से कच्चे बने घरों को नुकसान हो सकता है। शहरों में जो लोग सड़कों पर रहते हैं, उनको तो बारिश से खासी परेशानी होती है। सड़कों पर गड्ढे बन जाते हैं और जाम लग जाते हैं। चलो, अब बारिश रुक गई। वो देखो, राधा और रवि घर से निकल आए हैं कागज की नाव लेकर। क्या तुम्हें कागज की नाव बनानी आती है? अगर हाँ, तो जरूर बनाकर बारिश के पानी में तैराना और आज की बातचीत याद करना। आज हमने सीखा बारिश के बारे में। हमने जाना कि पेड़ पौधों और जानवरों के लिए बारिश कितनी जरूरी है। हमने ये भी जाना कि किसान बारिश पर निर्भर होते हैं। बारिश आने पर आसमान में कई बदलाव होते हैं। बादलों के साथ साथ बिजली और इंद्रधनुष देखने को मिलते हैं। बारिश से कुछ परेशानियां भी हो जाती हैं। बच्चों को खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि वे बारिश में भीगे ना, ताकि बीमारियों से बच सकें। चलो, अब मैं चलती हूँ। टाटा। आज हमारी टीचर ने हमसे कहा कि घर जाकर देखें रसोई में किस किस तरह के बर्तन हैं और उनमें क्या क्या खाना बनता है। आप मुझे बताओगी? जरूर राजू। अभी देखो, मैं पतीले में चाय बना रही हूँ। कुछ जगह पतीले को भगोना भी कहते हैं। अब और बर्तन निकाल कर देखते हैं। इसे क्या कहते हैं? कढ़ाई। सही। इसे मैं तलने और सब्जियां पकाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। ये है तवा। इस पर रोटी, पराठा, चीला और डोसा भी बन जाता है। ये है प्रेशर कुकर। चावल, दाल, खिचड़ी जैसी चीजें कुकर में बनती हैं। और ये है अलग अलग तरह की कड़छियाँ। माँ, क्या ये सब बर्तन धातुओं के बने होते हैं? हाँ राजू, बर्तन लोहे के, तांबे के
या अन्य धातुओं के भी हो सकते हैं। आजकल हम स्टील के बर्तनों में खाना खाते हैं, जो कि धातुओं के मिश्रण से बनते हैं। खाना पकाया जाता है गैस पर। ये देखो एलपीजी सिलेंडर, जिससे यह चूल्हा जलता है। और भी बहुत तरह के चूल्हे होते हैं जिन पर खाना पकाया जा सकता है। माँ, हमारी मैडम ने सोलर कुकर के बारे में भी बताया था। इसमें खाना सूरज की ऊर्जा से बनता है। ठीक कहा राजू। सोलर कुकर खाना पकाने का एक इको फ्रेंडली तरीका है। यह सूर्य की ऊर्जा को कैद करता है, जिससे खाना पकता है। सौर ऊर्जा को जब ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं तो प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। चलो राजू, अब एक सवाल तुम्हारे लिए। सब तरह का खाना पकाया नहीं जाता। क्या तुम कुछ ऐसी चीजें बता सकते हो जो हम बिना पकाए खाते हैं? हाँ माँ, हम फल और कुछ सब्जियाँ कच्ची ही खाते हैं। सलाद कच्ची खाई जाती है। अरे, हम चने, मूंगफली और मुरमुरे भी तो कच्चे ही खाते हैं। सही कहा। चने और मूंगफली भून के खाने में भी मजा आता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पकाकर और कच्ची दोनों तरह से खाई जाती हैं, जैसे गाजर। गाजर को हम सलाद में कच्चा भी खाते हैं और उसकी सब्जी भी बनाई जाती है। हर तरह का खाना बनाने के पीछे एक प्रक्रिया होती है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि रोटी कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले हम आटे में पानी मिलाकर गूंथते हैं। फिर उसको गोलियों में तोड़ा जाता है। आटे की गोलियों को फिर चकला बेलन की सहायता से गोल आकार में बेला जाता है। इनको फिर गरम तवे पर डालकर सेका जाता है। कभी-कभी रोटियों को तवे से हटाकर सीधे आग पर भी सेका जाता है। ऐसे बनती हैं गर्मा-गर्म फूली हुई रोटियां। ये तो बहुत मुश्किल काम लगता है। माँ, क्या मैं भी आपकी कुछ बनाने में मदद कर सकता हूँ? राजू, बच्चों को रसोई में बहुत ध्यान से रहना चाहिए। किसी बड़े के बिना खुद प्रयोग नहीं करने चाहिए, क्योंकि चूल्हे और आग से जलने का खतरा होता है। हाँ, मगर हम बिना चूल्हे को इस्तेमाल किए भी कुछ चीजें बना सकते हैं। जैसे नींबू पानी। कितना आसान है इसको बनाना। पहले एक गिलास ले आओ। अब इस गिलास में पानी डालकर नींबू निचोड़ो। ध्यान रखना कि नींबू का बीज साथ न आ जाए। फिर इसमें नमक या शक्कर, जैसा जिसको पसंद हो, घोल दो। लो, हो गया नींबू पानी तैयार। ये कितना स्वादिष्ट है माँ। मैं और भी चीजें बनाना सीखना चाहूँगा और आपकी रसोई में मदद भी करूँगा। शुक्रिया राजू। अच्छा, अब बताओ तुमने आज क्या क्या सीखा? मैंने जाना कि खाना अलग अलग तरह के बर्तनों में बनाया जाता है, जैसे कढ़ाई, तवा आदि। ये बर्तन अलग अलग धातुओं से बने होते हैं। हमारे घर में खाना एलपीजी सिलेंडर वाले चूल्हे पर बनता है, पर और भी तरह के चूल्हे होते हैं, जैसे सोलर कुकर। कुछ चीजें पकाई जाती है और कुछ कच्ची खाई जाती है। आज मैंने सीखा कि रोटी कैसे बनाई जाती है और खुद नींबू पानी बनाकर पिया। शाबाश राजू। राजू, क्या तुम्हें रसोई के बारे में जानकर अच्छा लगा? हाँ माँ, मुझे नींबू पानी बनाने में सबसे ज्यादा मजा आया। बहुत अच्छा राजू। क्या तुम्हें पता है कि खाना बनाने की कला को पाक कला या पाक शास्त्र भी कहते हैं? यह एक बहुत पुरानी परंपरा का हिस्सा है। पुराने समय में
आज जैसे आधुनिक साधन नहीं थे, तब खाना अलग तरह से पकाया जाता था। क्यों ना हम चलकर दादी से इन सब के बारे में और जानकारी लें? जी माँ, मैं इसके बारे में और जानना चाहूँगा। प्रणाम दादी। जीते रहो राजू। आज क्या खिचड़ी पका रहे हो? खिचड़ी नहीं पका रहा दादी, मैं खाना पकाने के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहा हूँ। ये मेरा होमवर्क है। आप मुझे बताओगी, जब आप छोटी थी तब खाना अलग तरीके से पकाया जाता था क्या? हाँ राजू, उस समय के बर्तन, चूल्हा, खाना पकाने के तरीके सब अलग थे। अच्छा दादी, आपके समय पर कैसे बर्तन होते थे? हमारे समय पर लोहे या तांबे के बर्तन होते थे, जो कि आजकल के बर्तनों से बहुत भारी थे। खाने और पकाने दोनों के लिए ही धातु से बने बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे। कुछ परिवार तो चांदी की थाली में भी खाना खाते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि धातुओं के गुण खाने में आ जाते हैं। और तो और हम मिट्टी की हांडी और अन्य बर्तनों में भी खाना पकाते थे। पत्थर से बनी ओखली का प्रयोग होता था मसाले पीसने के लिए। कुछ जगह लकड़ी के बर्तन भी इस्तेमाल किए जाते थे। ओह, ये सब बर्तन तो मैंने देखे ही नहीं दादी। मुझे आपसे यह भी जानना है कि आप कैसे चूल्हे पर खाना पकाती थी? जब मैं बहुत छोटी थी, तब अपने माँ बाबूजी के साथ गांव में रहती थी। वहाँ खाना उपलों पर या लकड़ियों पर पकता था। जमीन पर ही मिट्टी का एक चूल्हा होता था, जिसमें उपले, कोयला या लकड़ियाँ ईंधन की तरह इस्तेमाल किए जाते थे। जब हम बड़े हो गए तो केरोसिन का स्टोव आने लगा, और तो और इलेक्ट्रिक स्टोव या बिजली से चलने वाले हीटर पर भी खाना पकाया जाता था। अब ये सब पुराना हो गया। अब तो हर घर में गैस होती है, पर भारत के बहुत से गांव में आज भी खाना ऐसे ही पकता है। अच्छा राजू, अब एक सवाल मेरी तरफ से। हर वस्तु को एक तरह से नहीं पकाया जाता। हमारी पाक कला में अलग अलग तरह से चीजें बनाई जाती हैं। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कुछ खाने की चीजों के नाम। तुम बताना वो कैसे पकाई जाती हैं। ठीक है दादी। रोटी और पराठा। रोटी और पराठा सेक कर पकाए जाते हैं। बैंगन का भरता। भरते के लिए बैंगन को भून कर पकाया जाता है। पकौड़े। पकौड़े तल कर पकाई जाने वाली चीज है। चावल। चावल उबाल कर पकाए जाते हैं। बहुत शानदार राजू। अब तुम अपना होमवर्क पूरा करने जाओ। जाने से पहले बताओ, तुमने आज क्या क्या सीखा? मैंने जाना कि पुराने समय में अलग तरह के बर्तनों का प्रयोग होता था, जो कि बने होते थे लोहे, तांबे, पत्थर, लकड़ी और मिट्टी से। पुराने समय में चूल्हे भी अलग तरह के होते थे, जिनमें कोयला, लकड़ी या उपले ईंधन की तरह इस्तेमाल किए जाते थे। और आपने मुझे समझाया कि खाना बनाने के कितने अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे सेकना, भूनना, तलना, उबालना आदि। बहुत बढ़िया राजू। अब ये सब अपनी कॉपी में नोट करो। राजू सुबह सुबह जल्दी उठकर स्कूल के लिए तैयार हो गया। उसने नाश्ता किया और बाहर की ओर चल पड़ा। रोज सुबह वह अपने पिताजी के साथ गाड़ी से स्कूल जाता था। आज पिताजी कुछ परेशान थे। उन्होंने राजू से कहा, बेटा, हमारी कार खराब हो गई है। एक काम करते हैं, आज बस पकड़कर स्कूल चलते हैं। बस स्टॉप राजू के घर से कुछ दूर था। उन्होंने एक रिक्शा पकड़ा और बस स्टॉप पहुंच गए। फिर
राजू और उसके पिताजी बस में चढ़े और राजू के स्कूल तक की टिकट खरीदी। राजू आज समय से पहले ही स्कूल पहुंच गया। वह हैरान था। अपनी कक्षा में पहुंचने पर उसने अपनी टीचर को सुबह की घटना के बारे में बताया। कैसे सुबह गाड़ी खराब हो गई थी और उसे बस लेकर स्कूल आना पड़ा। राजू ने कहा कि उसे बस में सफर करके खूब मजा आया। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तुम्हें बस से सफर करने में मजा आया। चलो अपनी सीट पर बैठो। आज हम भी इससे मिलते जुलते विषय पर चर्चा करेंगे। बच्चों, आज हम बात करेंगे उन सभी साधनों की जो हमें यहाँ से वहाँ पहुँचाने में मदद करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, तुम सब स्कूल कैसे आते हो? मेरा घर पास में ही है। मैं अपनी मम्मी के साथ पैदल चलकर आता हूँ। मैं स्कूल बस में आती हूँ। मैं ऑटो में आता हूँ। और राजू अपने पिताजी के साथ गाड़ी में आता है। लेकिन आज गाड़ी खराब हो जाने की वजह से सार्वजनिक बस से आया। तुम किस वाहन में सफर करते हो, ये इस बात पर निर्भर करता है कि घर से स्कूल की दूरी कितनी है और हमारे शहर में किस प्रकार के वाहन चलते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अर्थात यातायात के साधन 3 प्रकार के होते हैं: भूमिगत, जलीय और वायु मार्ग। भूमिगत साधनों में सड़क और रेल यातायात दोनों आते हैं। मैडम, पुराने समय में तो इतने साधन नहीं थे। तब मनुष्य क्या हर जगह चलकर जाते थे? बहुत अच्छा सवाल। आदिकाल में आज जैसी कार, बस और ऑटो तो थे नहीं। तब छोटी दूरियां पूरी करने में भी बहुत समय लग जाता था। तब मनुष्य जानवरों को साधन की तरह इस्तेमाल करते थे। घोड़े, हाथी, ऊंट, इन सब की सवारी करके दूरियां नापते थे। आज भी इन जानवरों का इस्तेमाल यहाँ से वहाँ जाने के लिए होता है। सभ्यता जैसे जैसे आगे बढ़ी, नए आविष्कारों के साथ नए वाहन भी बनाए गए। सबसे पहला और जरूरी आविष्कार था पहिया। बच्चों, क्या तुम कुछ दुपहिया वाहनों के नाम बता सकते हो? साइकिल, स्कूटर। और 3 पहियों वाले वाहन के? रिक्शा, ऑटो। 4 पहियों वाले वाहन के? गाड़ी, बैलगाड़ी। और 4 से अधिक? बस, ट्रक, रेलगाड़ी। अच्छा बच्चों, क्या बिना पहियों वाले वाहन भी होते हैं? नाव। बिल्कुल सही। पानी पर चलने वाली नाव के पहिए थोड़ी ही होते हैं। एक बात और, वाहन अलग प्रकार के ईंधन पर चलते हैं। कुछ वाहन जैसे स्कूटर, कार, ट्रक चलते हैं गैस, पेट्रोल या डीजल पर। कुछ वाहन जैसे मेट्रो रेल बिजली से चलते हैं। कुछ वाहन जैसे बैलगाड़ी, टांगा आदि को जानवर खींचते हैं और कुछ जैसे रिक्शा मनुष्य चलाते हैं। चलो, अब एक सवाल तुम्हारे लिए। वाहनों का इस्तेमाल सिर्फ मनुष्यों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए होता है? नहीं मैडम, वाहनों का इस्तेमाल सामान के यातायात के लिए भी होता है। इसका एक उदाहरण है मालगाड़ी। बिल्कुल सही। इस तरह के वाहनों के और उदाहरण हैं ठेला, ट्रक आदि। कुछ वाहन जैसे कि ट्रैक्टर खेतीबाड़ी में मदद करते हैं और कुछ वाहनों को हम आपातकाल वाहन कहते हैं। यह आपातकालीन स्थिति में मदद करते हैं। इनके उदाहरण हैं पुलिस की गाड़ी, एम्बुलेंस और दमकल। पहले कई दिन लग जाते थे एक शहर से दूसरे शहर जाने में। अब रेलगाड़ी में बैठकर कुछ घंटों में ये सफर तय किया जा सकता है। और तो और, अगर एक देश से दूसरे देश जाना हो तो हवाई जहाज में उड़कर चंद घंटों में पहुंचा जा सकता है। नदी पार करने के लिए नाव और समंदर पार करने के लिए पानी का जहाज। कितने सारे वाहन हैं यातायात की जरूरतों को पूरी करने के लिए। अब कौन बताएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा? मैडम, आज हमने जाना यातायात के साधनों के बारे में। हमने जाना कि आज के वाहन पुराने समय से कैसे अलग है। हमने अलग अलग पहियों की मात्रा वाले वाहनों के नाम पूछे और आपने हमें बताया
वाहन किन अलग अलग ईंधनों पर चलते हैं। अंत में हमने बात करी उन वाहनों के बारे में जो आपातकालीन स्थिति में, खेती बाड़ी में और वस्तुओं के आवागमन में मदद करती है। बहुत बढ़िया राजू। कल मिलते हैं बच्चों। बाय बाय।